Jai Hind everybody. Welcome to Khan Global Studies. I hope you all are doing well. जनवरी का महीना पे हम थे, फिर उसके बाद आई वेंट आउट ऑफ स्टेट, थोड़ा स्टेट के बाहर थी मैं मेडिकल्स के लिए, बताया तो शायद मैंने आप लोगों को। तो नाउ आई एम ऑल मेडिकली फिट, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एयरफोर्स के मेडिकल्स फाइनली क्लियर हो गए हैं, तो अब जो है बढ़िया रेगुलर क्लासेस एज इट इज़ जैसे पहले चल रही थी वैसे चलेंगी। बीच में 4-5 दिन का गैप हुआ था, नाउ दैट गैप वोंट बी कमिंग फॉर अ गुड टाइम। अब हम रेगुलर क्लासेस लगाएंगे जैसे पहले चल रही थी, ठीक है। तो अभी जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो हम नेशनल न्यूज़ पर थे, है ना। तो जहाँ पर हम लास्ट टाइम थे बच्चों, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए, लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो व्लादिमीर पुतिन रशिया का डिस्कशन कर रहे थे हम। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर। दिस नेक्स्ट न्यूज़, है ना। पहले तो अपनी कॉपी पेन सब निकाल लीजिए, वही वाला फॉर्मेट फॉलो करूँगी मैं, अंडरलाइन करूँगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, आपको समय दूंगी लिखने का, एक्सप्लेन करूँगी, है ना। चलिए, तो ब्राज़ील अनाउंसेस इंडोनेशियाज एडमिशन टू ब्रिक्स ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है बच्चों, ये एक पूरा का पूरा संगठन है ना। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का। तो इसके ओरिजिनेशन से लेके प्रेजेंट तक की हम पूरी बात करेंगे कि हाउ इट स्टार्टेड, आइडिया क्या था, क्यों बनाया गया, हर एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रिक्स के रूप में नहीं बना था, ये ब्रिक के रूप में बना था। यानी कि जब ये नया नया बना था तब साउथ अफ्रीका इसका सदस्य नहीं था। साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना 2010 में। तो सबसे पहले ये बना था BRIC, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, सिर्फ ये 4 देशों से मिलकर बना हुआ संगठन था। इसे इसीलिए बनाया गया क्योंकि 2001 के समय ये नोटिस किया गया कि USA बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड ट्रेड पे, है ना। मतलब पूरे विश्व में जितना भी ट्रेड हो रहा है, भले ही वो पानी के रास्ते से हो, समुद्र के रास्ते से हो, लैंड के रास्ते से हो, एयर हो, हर जगह अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो USA बहुत डोमिनेट कर रहा है, इकोनॉमी में भी और ट्रेड में भी। तो तब सोचा गया कि क्यों ना डेवलपिंग नेशंस को मिलाकर एक ग्रुप बनाया जाए जो सिर्फ इकोनॉमी और ट्रेड के ऊपर फोकस्ड रहेगा। तो उस समय फिर ब्रिक का आइडिया लाया गया, ठीक है, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। इसको ऑफिशियली 2001 से ही सोचने लग गए थे, पर ऑफिशियली बनते 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 2009 हो गई। तो इसका ऑफिशियल फॉर्मेशन कब हुआ है बच्चों? इसका ऑफिशियल फॉर्मेशन हुआ है 2009 में। ब्रिक का ऑफिशियल फॉर्मेशन कब हुआ है? 2009 में। और ब्रिक में S यानी कि साउथ अफ्रीका ऐड हुआ है 2010 में। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, तो वो ब्रिक से फिर क्या बन गया? ब्रिक्स बन गया, ठीक है। अब हाल ही में 1-2 साल पहले की बात है, आप लोगों ने उस समय न्यूज़ अगर पढ़ी होगी तो आपको याद होगा, है ना। तो हाल ही में ऐसा हुआ था कि ब्रिक्स के एक्सपांशन की बात चल रही थी, और ये एक्सपांशन की बात प्रमोट हुई थी भारत की तरफ से। भारत ने इसमें बढ़ चढ़ के जो है इनकरेजमेंट किया बाकी सदस्यों को कि हम जो है ब्रिक्स की सदस्यता को बढ़ाते हैं, लेट्स एक्सपांड ब्रिक्स, ठीक है। तो जब एक्सपांशन की बात आई तो हमने 6 देशों को इन्विटेशन दिया कि आइए ब्रिक्स ज्वाइन कीजिए। तो जिन 6 देशों को हमने इन्विटेशन दिया था उसमें ईरान शामिल था, इथियोपिया था, सऊदी अरेबिया, UAE, अर्जेंटीना, ये सभी देश उसमें शामिल थे, ठीक है। अब यहाँ पर सभी सदस्यों ने जो है एक्सेप्टेंस कर लिया था अर्जेंटीना को छोड़ के। अर्जेंटीना में नए नए प्रेसिडेंट आए थे उस समय, जेवियर मिले, और उनके अंडर अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि मुझे ब्रिक्स ज्वाइन नहीं करना। तो जिन 6 देशों को सदस्यता एक्सटेंड की गई थी इनविटेशन के माध्यम से, उसमें से अर्जेंटीना ने तो मना ही कर दिया। तो 6 में से अब कितने देश बचे बच्चों? 5 देश बचे। 5 में से भी सऊदी अरेबिया ने कॉन्फर्मेशन नहीं दिया, तो अब कितने बचे? 4। तो पहले से कितने देश थे? 5 देश हो गए थे साउथ अफ्रीका को मिला के, और 4 देश और ऐड हो गए, है ना। ईरान, UAE, इथियोपिया, इजिप्ट, ये ऐड हो गए। लेकिन सऊदी अरेबिया ने कॉन्फर्मेशन नहीं दिया, अभी तक भी सऊदी अरेबिया कन्फर्मेशन नहीं आया है। तो बहुत समय तक 9 ही सदस्य थे ब्रिक्स में, है ना। सऊदी अरेबिया का सोच रहे थे ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, या तो मना कर दे या तो हाँ कर दे, पर क्लियर आंसर आज तक सऊदी का नहीं आया है। इसके बाद अब 10वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया, है ना। तो यहाँ पे इंडोनेशिया इसीलिए 10वां सदस्य। अब बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सऊदी अरेबिया 10वां है, इंडोनेशिया 11वां है। ये नहीं, सऊदी अरेबिया से कॉन्फर्मेशन ही नहीं आई है बच्चों, इसीलिए 10वां सदस्य इंडोनेशिया है
है ना। अब ब्रिक्स में भी दो प्रकार की सदस्यता होती है जिसे हर प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में होती है। एक होती परमानेंट फुल टाइम, तो जितने भी मेंबर्स हैं ब्रिक्स के ये सब परमानेंट है, फुल टाइम मेंबर है। और एक होता है ऑब्जर्वर, कि भैया फुल टाइम मेंबर नहीं है पर वो भी सदस्य ऑब्जर्वर मेंबर्स हैं, है ना। तो यहाँ इतना डिफ्रेंशिएट करना। अब आप लोगों से एक सवाल है, मुझे जल्दी से बताओ ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिक्स का मुख्यालय, है ना। तब तक मैं ये अंडरलाइन कर देती हूँ। चलिए, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है बच्चों उतना लिख लीजिए, लिख लेंगे तो मुझे बताना। डन, छोटा सा ही है। अब इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है शंघाई चाइना में, शंघाई चाइना। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई चाइना, है ना बच्चों। तो यहाँ पे दिस, राइट दिस डाउन, ठीक है, लिख लिया, डन। चलिए, अब यहाँ पे जो है बच्चों लिखा हुआ है, ये देखिए 2009 में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना को मिला के ब्रिक्स बनाया गया था, और साउथ अफ्रीका जो है इसमें एज अ मेंबर ऐड हुआ है साल 2010 में, है ना। तो ये भी अगर आपने ये लिख लिया है, ये लिख लिया है आपने, तो आपको ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने अंडरलाइन किया, और अगर आपने वो नहीं लिखा है तो ये अंडरलाइन वाला लिख लीजिए, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, बस ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से लिखा हुआ है और वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था। तो आपकी मर्ज़ी, आप वैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जो भी आपका मन हो, बस लिखेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, डन कर दीजिएगा, तो हम आगे अगली उस पर बढ़ें। डन, चलिए। अब यहाँ पे बच्चों मैंने बताया था ना कि वो थोड़े से मेंबर्स जो हैं ऑब्जर्वेटरी मेंबर्स होते हैं, फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, और भी देश हैं जिनकी इच्छा है मेंबर बनने की। तो तुर्की, जिसे टर्की कहते हैं, अज़रबैजान, मलेशिया, इनकी इच्छा है कि भैया हमें भी ब्रिक्स में मेंबर की तरह ऐड करो। तो इन्होंने जो है अपनी इच्छा जाहिर करी है कि इन्हें भी मेंबर बनना है ब्रिक्स का। इसी के साथ सबसे रीसेंट ब्रिक्स समिट इस न्यूज़ के हिसाब से जो साल 2024 की ब्रिक्स समिट थी वो कहाँ थी बच्चों, रशिया कजान में, ठीक है। 16वां ब्रिक्स समिट था ब्रिक्स का, कहाँ था, रशिया कजान। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या कोई भी यहाँ पे है जिसे पता है कि अगला ब्रिक्स समिट कहाँ होने वाला है, अगला ब्रिक्स समिट 2025 का कहाँ होने वाला है। 2024 का 16वां था रशिया कजान में, है ना। 2025 का 17th ब्रिक्स समिट कहाँ होने जा रहा है, अरे यार यहाँ लिखा ही हुआ है, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछने वाली थी बट ठीक है, कोई बात नहीं, ब्राज़ील में, है ना, ब्राज़ील में होने वाला है बच्चों इस साल का ब्रिक्स समिट, है ना, जुलाई के महीने में। चलिए, तो यहाँ पे बच्चों ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब ये फुल टाइम मेंबर बन जाएंगे तब आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जिनकी ज्वाइन होने की इच्छा है। बस यहाँ पे ये लिखना है कि 16th समिट हुआ था रशिया में, ठीक है। इसी के साथ 2025 का होगा रियो दी जेनेरियो में, बस इतना सा लिखना है ना। 16वीं सभा हुई थी अक्टूबर में रशिया में कजान में, और 17वीं 17th इस साल की रियो दी जेनेरियो में होगी, बस इतना सा लिख लीजिए। इसमें ऐड होने का फ़ायदा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमी, ट्रेड, और इसका खुद का एक बैंक भी है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। उस बैंक से जो सदस्य होते हैं उनको कम इंटरेस्ट पे इमीडिएट लोन मिल जाता है देशों को, है ना। तो वो उसमें मतलब पैसों के रिगार्डिंग, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, इकोनॉमी के रिगार्डिंग देश आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो उसका फ़ायदा है ना। तो ये ज़्यादातर इसका जो इम्पोर्टेंस है वो फाइनेंशियल और ट्रेड वाला इम्पोर्टेंस है। इसे लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए, लिख लिया।
ये अंडरलाइन पार्ट इंग्लिश वाले इंग्लिश का ही लिखेंगे बच्चे, हिंदी वाले हिंदी का ही लिखेंगे, है ना। दोनों मत लिखिएगा क्योंकि सेम ही बात है, अपनी अपनी जो मीडियम है आपका लैंग्वेज का उसी में लिखिए। चलिए, आज के न्यूज़पेपर में अगर आपने देखा होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाला जो है मैंने पूरा डिस्कस किया था कि 7 मई से उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि 7 मई को जितने भी राज्य हैं जो उस नोटिफिकेशन में शामिल हैं उन्हें आदेश दिए गए हैं कि अपने नागरिक, अपने सिविलियंस को जो है मॉक ड्रिल्स की ट्रेनिंग दी जाए, है ना। तो मॉक ड्रिल्स वाली ट्रेनिंग में क्या है बच्चों की, इन दैट मॉक ड्रिल व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग, सारे नागरिकों को सिखाया जाएगा कि जब अलर्ट आता है या सायरन बजता है तो आपको किस प्रकार से बंकर्स में सब काम छोड़ के जाना है। रात को 2 बजे आप सो रहे हैं तब भी वो सायरन बज सकता है, सुबह सुबह 4 बजे भी बज सकता है, किसी भी समय पर अगर वो सायरन बज रहा है इसका मतलब है कोई एक्सटर्नल थ्रेट है, कोई एक्सटर्नल खतरा है और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बंकर्स में जाना है ना। तो यहाँ पर 7 मई वाली जो न्यूज़ है वो सिविलियंस के लिए है, उनके ट्रेनिंग के लिए है कि किस प्रकार से उन्हें खुद की आत्मरक्षा के लिए ट्रेन किया जाएगा हर एक राज्य के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए, और अगर आपको डिटेल देखनी है तो आज ही का मॉर्निंग न्यूज़पेपर आप देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे ही है, ठीक है। तो उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगली न्यूज़ देखिए बच्चों, यहाँ पर चाइना कंप्लीट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल इन जिनजियांग रीजन। अभी चाइना जो है बच्चों एट प्रेजेंट चाइना की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही अच्छी चल रही है और अगर हम बात करें भारत चाइना की तो चाइना हमसे एट प्रेजेंट बहुत आगे है ना। तो जितने भी लोग हैं जो अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, है ना, मी इंक्लूडेड, मैं भी इसमें शामिल हूँ, तो ये पता होना चाहिए कि भैया हमारा भारत महान है, इंडीड बहुत महान देश है हमारा। लेकिन अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो चाइना से ये भी पता होना चाहिए कि हम चाइना से बहुत पीछे हैं। चाइना हमसे सचमुच बहुत साल आगे है, उसकी टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, जिस प्रकार से वो उसने हर एक चीज़ आगे बढ़ा रखी है, रेगुलेट कर रखी है, हर एक चीज़ में चाइना अभी भारत से बहुत आगे है ना। आप देखोगे तो चाइना ने हाल ही में अभी एक बहुत विश्व का सबसे डीप सी रडार बनाया है जो हवाई एयरक्राफ्ट्स को भी सिग्नल उसके पकड़ लेता है, फ्रीक्वेंसी से कैच कर लेता है, पता लग जाता है उसको डीप सी से भी कि ऊपर एयरक्राफ्ट्स हैं, है ना। इतनी शानदार रडार टेक्नोलॉजी चाइना ने डेवलप कर ली है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि भैया हम बहुत पीछे हैं। चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बना लिया है 1000 सेकेंड्स तक, जो बहुत ही मतलब 1000 सेकेंड्स तक आप देखो 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर वो जल रहा है। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर है ये, है ना। मिलियन डिग्री सेल्सियस इज सच ह्यूज टेम्परेचर, उस पर 1000 सेकेंड तक वो जला। सूरज, आर्टिफिशियल सूरज बना लिया है चाइना ने, है ना। और यहाँ पे सबसे लंबा टनल चाइना ने बनाया है, एक्सप्रेसवे चाइना ने बनाया है। तो ये समझने की बात है दैट वी आर मच बिहाइंड चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चाइना कंप्लीट्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल इन जिनजियांग रीजन। तो चाइना का एक जिनजियांग रीजन है, वहाँ पर तियानशेन शेंगली टनल चाइना ने बनाया। कौन सा टनल बच्चों? तियानशेन शेंगली टनल। ये टनल तियानशेन रीजन में है। तियानशेन एक पहाड़ी माउंटेन रेंज है चाइना की, इसीलिए उसी के पीछे इसका नाम रखा हुआ है तियानशेन नाम से ही, है ना। तो ये जिनजियांग रीजन में लोकेटेड है और ये विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे टनल है बच्चों। ये जो है 22.13 किलोमीटर लंबा है। इसकी एलिवेशन 3000 फीट की है, सी लेवल के ऊपर तियानशेन माउंटेन्स पर लोकेटेड है ना। चलिए लिख लीजिए। लिख लेंगे तो मुझे बताइएगा बच्चों। क्या लिखेंगे? चाइना हैज़ कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल तियानशेन शेंगली टनल लोकेटेड इन जिनजियांग उइघुर ऑटोनॉमस रीजन।
22.13 किलोमीटर लॉन्ग, एलिवेशन ऑफ 3000 फीट अबव सी लेवल, तियानशिन माउंटेन ब्रैकेट में लिख देना, है ना। हिंदी में भी सेम ही चीज़ अंडरलाइन की हुई है। ठीक है बच्चों, डन डन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो टनल है ये पूरा एक लंबे उसका पार्ट है, एक लंबा एक्सप्रेस, ये जो टनल एक्सप्रेस वे टनल है ये लंबा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का पार्ट है चाइना का। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना के रेलवे कनेक्टिविटी बहुत शानदार है, रोड कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। भारत में आज भी बहुत सारे ऐसे गांव और ऐसे छोटे छोटे टाउन हैं जो आज भी रेल से कनेक्टेड नहीं है। वहाँ आज भी ऐसी हालत है कि पहले बस से पास ऐसे किसी टाउन में जाना पड़ता है जहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म है, रेल कनेक्टिविटी है, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़नी पड़ती है ना। तो भारत में आज भी गाँव शहर छोटे छोटे जुड़े नहीं है रेलवे प्लेटफॉर्म से और रेल नेटवर्क से, लेकिन चाइना का रेल नेटवर्क बहुत इंटेंस और बहुत ही ज़्यादा आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टनल है ये 319.72 किलोमीटर लंबा एक उरुमकी यूली एक्सप्रेस वे है, उसका प्रोजेक्ट है, उस एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट है ये 22 किलोमीटर का टनल। ठीक है, तो ये भी आप लिखिएगा कि ये किसका प्रोजेक्ट है ना। बस बाकी और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बस ये किस एक्सप्रेसवे का हिस्सा है ये हमें पता होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर देखो ये टनल के डिज़ाइन के बारे में मैं बता देती हूँ, क्योंकि यूपीएससी का तो हमें पता ही है पेपर आजकल फॉर्मेट कैसे आने लग गया है ना। हमेशा देखोगे आप हर बार पेपर डिफ़िकल्ट होता जाता है, हालांकि इस बार का थोड़ा ईजी था। तो इन्होंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का नया ट्रेंड शुरू किया है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा होता है कि सेम न्यूज़ की 3 स्टेटमेंट दे देंगे, आपने वो न्यूज़ पढ़ी पर उसमें से एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि टनल की डिज़ाइन कैसी है। तो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, समझाती जाऊँगी, तब तक आप लिखते जाइएगा। चलिए अब अगर हम जनरल टनल की बात करें, जनरल टनल जैसे जो इंडिया में भी नॉर्मल टनल्स रहते हैं, हमारे उत्तराखंड जम्मू कश्मीर पहाड़ी रीजन में जो टनल सुरंग होती है, तो जनरली ये होती है बच्चों यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शनल आपने देखा होगा कि ये पहाड़ रेंज है, यहाँ पे सी 2 टनल बनाए हुए। मेरी ड्राइंग ख़राब है वरना मैं ड्रॉ करके बताती आपको। ये पहाड़ है और दो टनल है ना। ये वाली टनल इधर से इधर जाने के लिए है और वो वाली टनल उधर से इधर आने के लिए है ना। तो ये वाली टनल भी कैसे यूनी डायरेक्शनल की, इसमें सिर्फ इतना ही जा सकते हैं, उधर से इधर नहीं आ सकते। और ये वाली भी यूनी डायरेक्शनल है, वहाँ से यहाँ आने के लिए। ठीक है, ऐसी ही टनल जनरली चलती हैं। लेकिन चाइना की ये वाली जो टनल है ये है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल के साथ साथ अब ऐसा नहीं कि भारत में बाई डायरेक्शनल टनल नहीं है या किसी और देश में बाई डायरेक्शनल टनल नहीं है बाई डायरेक्शनल टनल्स भी हैं। बाई डायरेक्शनल मतलब जैसे हमारे जनरल बड़े बड़े रोड्स होते हैं ना, कि यहाँ से भी जा सकते हैं वहाँ से भी आ सकते हैं, है ना, और बीच में ऐसी लाइंस ड्रॉ होती हैं। तो बाई डायरेक्शनल टनल में भी इतनी स्पेस होती है कि जाने की भी और आने की भी स्पेस। लेकिन चाइना का जो ये बाई डायरेक्शनल टनल है ये 4 लेन टनल है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो 4 लेन? भारत में बहुत सारे रोड ही नहीं बन रहे 4 लेन, शहरों में नहीं बन रहे 4 लेन रोड, है ना। यहाँ पे टनल 4 लेन है। तो ये ऐसा नहीं है कि मुझे दिक्कत है इंडिया से, मुझे ऐसा है कि हमारा देश सबसे ऊपर होना चाहिए। तो कोई और देश अगर हमसे अच्छा कर रहा है और हम में कैपेसिटी है अच्छा करने की, फिर भी हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि भारत में पोटेंशियल नहीं है, भारत में चाइना से ज़्यादा पोटेंशियल है ना, चाइना से ज़्यादा दिमाग है, पर हम हमारा पोटेंशियल ही इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों में लगे हुए हैं जिनसे डेवलपमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा दुख होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि चाइना का जो ये डुअल डायरेक्शन के साथ साथ 4 लेन डिज़ाइन है और इसमें आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। देख लीजिए ये वाला। लिख लीजिए और लिख लेंगे तो बता दीजिएगा बच्चों। नोटेड। चलो
अब ये तो हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, कैपिटल बीजिंग है, करेंसी रेनमिनबी युआन, ये तो हम लिख चुके हैं पहले भी, तो इसे वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, एक बार लिख लिया काफ़ी है ना। चलो अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ देखिए, USD लिस्ट्स 3 इंडियन एंटिटीज़ फ्रॉम ट्रेड ब्लैक लिस्ट, है ना। अभी जो ट्रेड ब्लैक लिस्ट है ये यूएसए की ऐसी लिस्ट थी बेसिकली, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट आपको पता है ना, बोलते हैं ब्लॉक या ब्लैक लिस्ट, मतलब इसके साथ ट्रेड नहीं करना, इन कंपनियों के साथ व्यापार नहीं करना, उसकी एक लिस्ट है यूएसए के पास। उसमें भारत की बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं, दूसरे देशों की भी शामिल है। तो उस पूरी लिस्ट में से यूएसए ने भारत की 3 ऐसी कंपनीज को अनब्लॉक किया जिससे यूएसए को काम है ना, सीधी सी बात है। तो यूएसए को अब काम पड़ रहा है, तो वो उस लिस्ट में से भारत को जो 3 कंपनीज हैं उनको ब्लैक लिस्ट में से अब हटा रहा है। वो 3 कंपनी कौन कौन सी हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए, इंडियन एंटिटीज़ जो इनको हटाया गया है, एक तो इंडियन रेयर अर्थ है, इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, और तीसरा यहाँ पर देखिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इन तीनों कंपनियों को आप नोटिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सारी की सारी मिनरल्स और एनर्जी वाली कंपनी है ना। तीनों ही कैसी कंपनीज़ हैं, मिनरल्स और एनर्जी वाली कंपनीज़ हैं। तो तीनों ही कंपनीज़ अगर मिनरल और एनर्जी की है, तो हमें एक तो पता पड़ गया कि यूएसए को अभी दिक्कत आ रही है मिनरल और एनर्जी में। यूएसए के पास बच्चों बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा हाई एंड टेक्नोलॉजी है। यूएसए अभी बहुत आगे है इस सब के मामले में, भले ही वो स्पेस टेक्नोलॉजी हो, एनर्जी एक्सट्रैक्शन हो, एनर्जी डेवलपमेंट हो, लेकिन इन सब के लिए रिसोर्स लगता है ना। इन सभी के लिए क्या लगता है, रिसोर्स, मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल, सबके लिए, और वो यूएसए के पास नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बार बार बोलती हूँ कि सभी देशों के पास सब कुछ नहीं है। आप अगर अफ्रीकन नेशन की बात करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे सोमालिया और वो जो अफ्रीकन हॉर्न है, वहाँ पे जितने भी देश हैं, वो सभी देश ऐसे देश हैं कि वहाँ इतनी रिसोर्सेज और इतने रेयर अर्थ मेटल हैं जिसकी कोई हद नहीं है, और कहीं इतने ज़्यादा मेटल्स आपको नहीं मिलेंगे, ना मिनरल्स मिलेंगे, ना रिसोर्सेज मिलेंगी। पर उन देशों के साथ दिक्कत ये है कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल कर सके। अब दूसरा, यूएसए जैसे देश, जापान जैसे देश, ये देश ऐसे हैं कि इनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, पर इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत सारी है ना। तो यहाँ पे बहुत देश ऐसे हैं जिनके पास रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत देश ऐसे हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, रिसोर्स नहीं है। बहुत कम ऐसे देश हैं बच्चों जहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, और उन देशों में सबसे ऊपर आता है चाइना। चाइना, हम सोचते हैं ना कि चाइना का इतनी जल्दी प्रोग्रेस कैसे हो गया, वाई एंड हाउ एंड वॉट। तो वो ये है कि चाइना की जोग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि उसके पास बहुत सारे रेयर अर्थ मेटल और रिसोर्सेज हैं, और चाइना ने खुद को इतना डेवलप कर लिया है कि वो इतनी टेक्नोलॉजी ले आया कि वो अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके यूटिलाइज कर लेता है, खुद का भी उद्धार कर लेता है, और उन्हें एक्सपोर्ट करके पैसे भी कमा लेता है ना। तो यहाँ पे बच्चों, अब अमेरिका के पास तो इतने रिसोर्सेज हैं नहीं, तो अमेरिका ने भारत और अलग अलग देशों की कंपनीज जो मिनरल रिसोर्सेज, एनर्जी में डील करती हैं, उनको ब्लैक लिस्ट से हटाना शुरू कर दिया, जिसके साथ वो एग्रीमेंट कर सकता है। तो ये जो 3 हमारी कंपनियां हैं उनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। और यूएसए और चाइना का तो ये तो चल ही रहा है अभी, बहुत समय से यूएसए रशिया थे क्लैश में, अब यूएसए चाइना क्लैश में चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे चाइना की कंपनीज जो कि इन सब चीज़ों में थी, ट्रेड में, रिसोर्सेज में, उसे ब्लैकलिस्ट में ऐड कर दिया यूएसए ने, और इंडिया की कंपनीज को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया। मतलब वो इंडियन कंपनीज से अब डील करेगी, चाइनीज़ कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। 3 इंडियन कंपनीज जो हैं वो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ। हिंदी में भी करने दीजिए बच्चों, फिर आप लिख लीजिएगा। लिख लीजिए। लिख लेंगे तो बच्चों बता दीजिएगा।
अब यहाँ पे बच्चों ऐसा आता है कि अगर यूएसए अपने हिसाब से हमें ब्लैक लिस्ट में ऐड कर रहा है, अपने हिसाब से हमें ब्लैक लिस्ट से हटा रहा है, तो क्या हमें उसकी सुविधा के हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए क्या? कि उसका मन हुआ तो उसने हमारी 3 कंपनीज़ को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, उसका मन हुआ तो उसने 3 कंपनी को ब्लैक लिस्ट से हटा दिया, तो क्या हमें अब उसके मन के हिसाब से काम करना चाहिए? तो यहाँ पे आती है बात डेवलपमेंट की। भारत अभी इतना डेवलप्ड नहीं है बच्चों कि हम यूएसए को डिनाई कर सकें कि नहीं हमें आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है, हमें बहुत ज़रूरत है कि यूएसए हमारे साथ ट्रेड करे, है ना? तो इससे भारत का भी फ़ायदा है, तो हम हमारे फ़ायदे को डिनाई नहीं कर सकते, है ना? तो इसीलिए ये है कि अगर यूएसए हमसे ट्रेड करना चाहता है, हमारी किसी कंपनी से एग्रीमेंट करना चाहता है, तो अभी हम उस पोजीशन पे नहीं आए हैं कि उस फ़ायदे को हम नकार दें, है ना? उस पोजीशन पे कब आएंगे? जब हमें ऑलरेडी इतना फ़ायदा हो रहा होगा कि हम तब अपना एक रख सकें। अभी हम उतने डेवलप नहीं हुए हैं कि हम हमारा फ़ायदा कहीं और से निकाल सकें, है ना? यूएसए एक प्रकार से बोल सकते हैं गरज है हमको, तो इसीलिए हम यूएसए के हिसाब से चलते हैं। यूएसए अगर हमसे कुछ बोलता है तो हमें वो करना पड़ता है क्योंकि वो हमारी मजबूरी है ना? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें नुकसान ही है। अगर हम ये एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो हमें भी अच्छा खासा नुकसान होगा और वो नुकसान अभी हम झेल नहीं सकते, है ना? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर रीज़न तो हमने देख लिया है कि एनर्जी इन्हेंसमेंट और चाइना को इसीलिए हटाया क्योंकि चाइना को सिक्योरिटी रीज़न हो रहे थे। तो ये वाला जो है लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो सिंपल एक्सप्लेनेटरी पार्ट है, इसे मत लिखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। नेगोशिएशंस फॉर ओमान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये एफटीए, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आपने सेपा सुना होगा, सीईपीए, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये होता क्या है ना? तो भैया हम बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत सारे देशों के साथ सेपा साइन हो जाए या एफटीए साइन हो जाए। क्यों साइन हो जाए, क्यों हो जाए? ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखो इंडिविजुअल लेवल पर, और हम ऐसे बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर। आप एक बिजनेसमैन हो, चलो मान लिया आप टी शर्ट का बिजनेस करते हो, ठीक है? आप गए होलसेलर के पास, है ना, विक्रेता के पास, विक्रेता ही होता है होलसेलर शायद, मेरी थोड़ी हिंदी थोड़ी सी है ना, सो सॉरी, आप लोग सही शब्द बता दीजिए तो मैं करेक्ट कर लूँगी। तो होलसेलर के पास आप गए, आपने उससे बोला कि मुझे 100 टी शर्ट चाहिए, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ तो मुझे 100 टी शर्ट चाहिए, आप बताओ आप कितना चार्ज लगा सकते हो? तो वो अपना चार्ज बताएगा, आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो बहुत महंगा है, ठीक है, इसमें तो मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा, आप करोगे बार्गेन, तो आधा समय तो बार्गेन में जाएगा। कम से कम आप मान सकते हो कि बहुत सारा समय, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता भी बार्गेन में जा सकता है ना? आप सीरियस हो, वो सीरियस हो, आप बहुत सारी बातें करोगे, उसको कन्विंस करोगे, वो आपको कन्विंस करेगा, उसके बाद कहीं जाके फाइनली एक मीडियम डील पे आप एग्री करोगे जिसमें उसको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, ठीक है, दोनों ही। वहाँ पर आपने एग्री किया, एग्री करने के बाद फिर आप जो है उससे डील साइन करोगे कि चलो अभी मैं आपको इतने दे रहा हूँ, आप डिलीवर करो, उसके बाद मैं आपको इतने दूंगा, है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, आप कोई देश नहीं हो बहुत बड़ा, आप एक इंसान हो, सामने वाला भी बस एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, छोटा सा बिजनेस है, तब भी कितना समय लग रहा है ना? कितना समय लग रहा है, आपके पास पैसा है, उसके पास सामान है, उसके बाद भी कितना समय लग रहा है नेगोशिएशन में, डील फाइनलाइजेशन में, डिलीवरी में, पैसे पेमेंट में। तो जब इंडिविजुअल लेवल पर इतना समय लगेगा तो आप सोचिए कि इंटरनेशनल लेवल पर कितना समय लगता है, क्योंकि वहाँ तो डिफेंस, सिक्योरिटीज़, पेपर वर्क्स, लॉज सब शामिल हो जाते हैं। वहाँ पर आप देखो टैरिफ शामिल हो जाते हैं, है ना? डिलीवरी के हिसाब से कार्गोज, कितनी सारी चीज़ें शामिल होती, फॉर्मेलिटीज़। अब आप क्या करोगे? वापस इंडिविजुअल लेवल पर, वापस अपनी कहानी पे आते हैं, टी शर्ट और शर्ट वाली, है ना? अब आपने एक बार एग्रीमेंट कर लिया, उससे एक कंसाइनमेंट की बात कर ली। अब अगर आप अपना कंसाइनमेंट बार बार लेना चाहते हो तो आसान क्या पड़ेगा? आसान पड़ेगा कि इस ही विक्रेता या इसी होलसेलर से आप इसी टर्म्स पे बार बार उसी को बोलो कि वो पुराना वाला ही वापस रिपीट कर दे। तो आपका नेगोशिएशन का टाइम बच गया, आपका डिलीवरी चार्ज और इस सब का टाइम बच गया, आपका मिडिल ग्राउंड सेट करने का टाइम बच गया। तो ये आप किस पे आ गए हो? आप आ गए हो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, आपने ऑब्स्टेकल हटा लिए। लेकिन हर बार अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो, हर बार आप मिडिल ग्राउंड सेट कर रहे हो, हर बार डिलीवरी का डिस्कशन कर रहे हो, हर बार कंसाइनमेंट का डिस्कशन कर रहे हो, तो ये आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि हर बार आप उतना समय, एनर्जी, उतना पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ये जो बीच के ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, इतना नेगोशिएशन, इतने टैरिफ्स, इतना पेपर वर्क, इतना ये जो ऑब्स्ट्रक्शंस बोलते हैं, ये हटा दिए जाएं।
है ना, वो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से दोनों ही देशों का भला होता है, क्योंकि समय बच रहा है, एनर्जी बच रही है, सेम चीज़ें, रिस्ट्रिक्शंस बच रहे हैं, लॉ पेपर वर्क बच रहे हैं, जल्दी से हमने ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, कंसाइनमेंट डिलीवर हो गया, पैसे आ गए, टाइम पर सब हो गया, डिले भी नहीं हो रहा है, रिक्वायरमेंट मीट हो रही, डिमांड सप्लाई चेन भी बढ़िया चल रही। ठीक है, तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट्स होते हैं। इसीलिए भारत कोशिश करता रहता है कि हर एक देश से, जितने देशों से हो सके, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करें, जिससे ट्रेड स्मूथली और जल्दी जल्दी हो और पेपर वर्क्स और ऑब्स्ट्रक्शन के चक्कर में रुकावट ना आए, जिससे भारत में डिमांड सप्लाई की दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट, है ना। तो दिस इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन इंटरनेशनल टर्म्स, है ना। तो यहाँ पे बच्चों देखो, ओमान से भारत लगा हुआ था नेगोशिएट करने। अब ओमान से हम कितने समय से लगे हुए हैं, अभी तक हमारा नेगोशिएशन ही चल रहा है। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कब से हम बात कर रहे हैं, ओमान बोल रहा है उसके कुछ टर्म्स, हम बोल रहे हैं हमारे कुछ टर्म्स, दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं, फिर उस पर और डिस्कशन हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो नेगोशिएशंस हो रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ओमान के साथ हमारे 2023 से हो रहे हैं। फिर 24 में कंक्लूड हुए, पर साइन नहीं हुई, क्योंकि फिर से ओमान की कुछ डील्स आ गई थी बीच में। ओमान ने कहा कि नहीं नहीं, हमें थोड़े तो चेंजेस चाहिए, हमें है कि भैया ये जो सिगरेट और लिकर है, इसमें जो है कंसेशन के रिगार्डिंग हमें कुछ चेंजेस चाहिए, है ना। तो उसके चक्कर में नवंबर में ये जो डील हमारी शुरू हुई थी, जो मार्च में साइन होने वाली थी, वो फिर से रुक गई। अब फिर जाके 2025 में फाइनलाइज हुआ, है ना। तो आप सोचो 2023 से हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, 25 तक थोड़ी फाइनलाइज पे बात आई है। चलिए, सिगरेट्स और लिकर, किस चीज़ की रिक्वेस्ट थी वो भी पता होना चाहिए, इसलिए सिगरेट और लिकर को ब्रैकेट में डाल देना ये रिक्वेस्ट वाले पॉइंट के बाद, है ना। चलिए लिख लीजिए, और लिखेंगे तो मुझे बता दीजिएगा कि मैम हो चुका है। है ना। एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज़ आपने देखी होगी, ये भी मैं इंडिविजुअल एग्जांपल से समझाती हूँ, कि हम जब बार बार एक ही होलसेलर या एक ही दुकान वाले के पास जाते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि भैया हम तो आपके परमानेंट ग्राहक हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट तो दो, परमानेंट ग्राहक है ना। तो ये यहाँ भी चलता है, इंटरनेशनली भी चलता है। ठीक है, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया, इसका मतलब आपको थोड़े सा डिस्काउंट मिलेगा, आपको थोड़ा सा जो है टेरिफ्स में कमी मिल जाएगी, आपके इतने हाई टेरिफ्स नहीं लगेंगे, कम टेरिफ्स में आपको जल्दी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। चलिए लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए सेपा एफटीए है ना, एक ही बात है, जो कि मैंने बताया था, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका फुल फॉर्म लिख लेना जिनको नहीं पता है। इसी के साथ भारत ने 98% प्रोडक्ट्स का एक्सेस दे दिया है ओमान को अंडर दिस, और इसी के साथ हम भारत और यूएई के भी एफटीए की बात शुरू कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे ओमान जो है भारत का तीसरा लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है जीसीसी कंट्रीज़ में। जीसीसी कंट्रीज़ मतलब जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ होती हैं, है ना, जो गल्फ़ बोल दिया, गल्फ़ कंट्रीज़ जो हमारी होती हैं वो हमारी जीसीसी में आती हैं। ठीक है, तो जितने भी गल्फ़ नेशंस हैं हमारे, ओमान इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो उन गल्फ़ नेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो उन सभी गल्फ़ नेशन में ओमान तीसरा सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। इसका क्या मतलब है, ओमान तीसरा ऐसा देश है सारे गल्फ़ नेशन में जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जाते हैं बच्चों, जहाँ पे हम हमारे टेक्सटाइल से लेकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से लेकर एनर्जी प्रोडक्ट्स, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम वहीं हमारे बेचते हैं। लिकर, सिगरेट्स, एवरीथिंग आर ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना। चलिए, तो यहाँ पे ये भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। चलिए लिख लीजिए ये जो अंडरलाइन किया है मैंने।
चलिए, हो गया बच्चों, लिख लिया? लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। बस फिर आखिरी की थोड़ी सी न्यूज़ और है, हमारा ख़त्म होने वाला है आज का। फिर कल आखिरी रहेगा, उसके बाद हम फिर क्या शुरू करेंगे, फरवरी का महीना, है ना। इसके बाद विल बी स्टार्टिंग फरवरी मंथ, ठीक है। चलिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो कि मैंने आपको बताया अभी, बहुत ही ज़्यादा हिंदी में एग्जाम्पल देके उसका फॉर्मल डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है बेटा, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रीटी एक ऐसा एग्रीमेंट होता है देशों के बीच में इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से, जिसमें जितने भी पार्टीज शामिल होते हैं जो वो एग्रीमेंट साइन करते हैं, उनके लिए ट्रेड के ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो जाते हैं, आसानी से फिर वो दोनों आपस में बायलैटरल ट्रेड कर सकते हैं, है ना। बहुत ही फॉर्मल डेफिनेशन है इसकी, तो फॉर्मल तरीके से आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो बच्चे FTA के बारे में नहीं जानते हैं या उन्हें फॉर्मल डेफिनेशन की ज़रूरत है, आप इसे लिख सकते हैं। अगर आप समझ चुके हैं FTA क्या है तो आपको इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, लीकर का मतलब होता है बच्चों शराब, सिगरेट का मतलब होता है सिगरेट, है ना। चलिए, ओमान का जो कैपिटल है बच्चों वो है मस्कट। ये एक बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि ओमान का कैपिटल क्या है, ये आ चुका है सवाल, है ना। सुल्तान है हैतम बिन तारिया और करेंसी है ओमानी रियाल, ठीक है। तो कैपिटल जिनको नहीं याद है ओमान का, वो कैपिटल लिख लीजिए, अगर याद है तो कैपिटल भी लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। चलो, तो इसी के साथ हमारा आज का पार्ट ख़त्म हो चुका है। कल का हमारा नेशनल का आखिरी पार्ट है, कल हमारा नेशनल पूरा ख़त्म हो जाएगा जनवरी के महीने का, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना बच्चों। चलिए, तो इसी के साथ आई विल टेक अ गुड बाय फ्रॉम ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। मैं ये वाला लगा देती हूँ, अगर कोई बच्चे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए।